हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और अमेजिंग टॉपिक, और वो अमेजिंग टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्रीवियस सेशन में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़नी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स भी। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बात कर ली थी। हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ये सब कुछ हमने समझ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो अब ज़रूरत है अपने टॉपिक में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो और नए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर और पेनक्रियास के ऊपर। मतलब कुल मिलाकर के आज हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से रिस्पेक्टिव हार्मोन्स हमारी बॉडी में सेक्रीट करते हैं, और फिर उन हार्मोन्स का एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, या वो हार्मोन्स एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें ये भी समझना होगा। तो बस यही तो है हमारे आज के इस लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से हम अपने इस सेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर और साथ ही साथ पेनक्रियास को भी पढ़ लेंगे। ओके, चलो फिर फटाक से हम अपने आज के सेशन की कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? तो कहानी की शुरुआत होगी बेटा थायराइड ग्लैंड के साथ। सबसे पहले ये पढ़ेंगे और उसके बाद में बात कर लेंगे पेनक्रियास के ऊपर भी। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, और इस पिक्चर में आपको एक एंडोक्राइन ग्लैंड नज़र आ रही होगी। ये दिख रही है, ये क्या है बेटा? एक बहुत ही बढ़िया सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है? यहाँ थ्रोट रीजन में, जो अपना लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स, उसके सामने की तरफ बेटा एक कुछ इस तरह की दिखने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पाई जाती है। और इसी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे थ्रोट रीजन में लैरिंग्स के सामने की तरफ यहाँ पर पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। कितनी होती हैं? 2, 3? सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक। अच्छा, अब इस ग्लैंड की पिक्चर को देखने के बाद क्या आप इसके शेप को किसी और दूसरे शेप के साथ रिलेट कर पा रहे हो क्या? अगर आपको याद हो तो बचपन में हमें ड्राइंग बुक में जो है बटरफ्लाई बनाने के लिए बोलते थे, है ना? तो अपन बटरफ्लाई कैसे बनाते थे? कुछ ऐसे बनाते थे ना, बटरफ्लाई लाइक दिस। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो अपनी थायराइड ग्लैंड है, इसका जो शेप है वो कुछ रिजेंबल करता है बटरफ्लाई के शेप को? एग्जैक्टली, मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ बेटा कि ये जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है ना, इसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई जैसा, कुछ ऐसा। अरे बेटा, बचपन में ऐसे ही तो बनाते थे ना अपन बटरफ्लाई, है ना? लो, बीच में इसकी बॉडी भी बना दी, 2 इसके एंटीने भी बना दिए, ठीक है, यहाँ पर अपन पोल का डॉट्स बना देते थे, यहाँ पर अपन कुछ स्ट्रिप्स बना देते थे, तो बन जाती थी कि अपनी सुंदर सी प्यारी सी बटरफ्लाई। तो बेटा, यहाँ पर जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है ना, लिटरली इसका शेप रिजेंबल करता है बटरफ्लाई को, उसके शेप को। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, ये सारी बातें ना मैं लिख देती हूँ। यहाँ आ जाओ। बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। इसका शेप कैसा हो गया बेटा? बटरफ्लाई जैसा। तो बटरफ्लाई शेप्ड, ऐसा लिख देती हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही खास बात जो मुझे आपको बतानी है थायराइड ग्लैंड की, वो ये है बेटा कि ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी मैं लिखना चाहती हूँ कि इट इज़ द लार्जेस्ट
एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं, लेकिन लार्जेस्ट अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सी है एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलोगे? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, 1 इन नंबर, एक ही होती है, 1 इन नंबर। ठीक है, उसके अलावा ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि इसका शेप कैसा है, बटरफ्लाई जैसा, बटरफ्लाई जैसा, मैं इस बात पर स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ बेटा क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बात को समझो कि ये जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये बाइलोब्ड होती है, मतलब कि इसके 2 लोब्स होते हैं। जैसे कि अगर आप इस बटरफ्लाई को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके 2 अलग अलग पार्ट दिख रहे होंगे या लोब्स दिख रहे होंगे, है ना। जैसे कि एक आपको दिख रहा होगा ये वाला लोब और एक आपको दिख रहा होगा ये वाला लोब, है ना। सिमिलरली जब आप देखते हो अपनी थायराइड ग्लैंड को बेटा, तो यहाँ पर भी इसके 2 लोब्स आपको नजर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं लिख दूं यहाँ पर कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड है ये एक्चुअली कैसी है, बाइलोब्ड है, यानी कि 2 लोब्स होते हैं। ठीक, अब होता ये है बेटा कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। वो स्पेशल टाइप के सेल्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, कुछ क्लस्टर्स बना लेते हैं। तो सेल्स के उन्हीं ग्रुप्स या क्लस्टर्स को हम बोल देते हैं फॉलिकल्स। क्या बोल देते हैं? फॉलिकल्स। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो, ये हो गई बेटा अपनी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे जो पता है क्या करेंगे, आपस में ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और कुछ ग्रुप्स बना लेंगे, कुछ क्लस्टर्स बना लेंगे। यहाँ पर तो खैर अभी आपको एक ही ग्रुप दिख रहा है, मैं और बना देती हूँ। ठीक है, ये देखो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो इकट्ठा होते जा रहे हैं और ऐसे ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं, क्लस्टर्स बनाते जा रहे हैं। और बेटा इन्हीं सेल्स के क्लस्टर्स को हम बोल देते हैं फॉलिकल्स। टू बी मोर स्पेसिफिक, थायराइड फॉलिकल्स। भाई ये फॉलिकल्स हैं किसके, कहाँ हैं? थायराइड ग्लैंड में है ना, तो इसीलिए इन फॉलिकल्स को अपन और क्या, मतलब पूरा नाम इनका क्या पड़ जाता है? थायराइड फॉलिकल्स। तो यहाँ पर जो आपको एक ग्रुप दिख रहा है बेटा, ये जो क्लस्टर्स दिख रहे हैं आपको सेल्स के, इन्हें हम बोल देते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स। अब बेटा इन फॉलिकल्स को जो बनाने वाले सेल्स हैं, इन फॉलिकल्स को जो बनाने वाले सेल्स हैं, उन्हें हम बोल देते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना सेल्स जो मिल करके क्या कर रहे हैं, ये फॉलिकल्स बना रहे हैं। इन सेल्स को अपन बोल देते हैं क्या? फॉलिक्यूलर सेल्स। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि दीज आर फॉलिक्यूलर सेल्स। अब यही फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे बेटा, यही फॉलिक्यूलर सेल्स होंगे जो बनाने वाले हैं हॉर्मोन्स। बेटा हम ये थायराइड ग्लैंड को पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, या इसलिए कि इसका शेप जो है बटरफ्लाई के शेप को रिजेंबल करता है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो अपनी थायराइड ग्लैंड है ना बेटा, ये कुछ ऐसे बेहतरीन हॉर्मोन्स बनाती है या सेक्रीट करती है कि जिससे कि इंसान की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि थायराइड ग्लैंड जो हॉर्मोन्स सेक्रीट करती है, वो हॉर्मोन्स इंसान की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कॉज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जाहिर सी बात है ना बेटा, ये मतलब है कुछ स्पेशल है, तभी तो इसको पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, ये जो फॉलिकल्स के सेल्स हैं इनको अपन क्या बोल देते हैं? फॉलिकुलर सेल्स बोल देते हैं। और यही क्या करने वाले हैं बेटा? 2 हॉर्मोन्स बनाने वाले हैं। वो कौन से 2 हॉर्मोन्स बनाएंगे? तो यहाँ पर बनने वाले हैं बेटा T3 एंड T4। ये 2 हॉर्मोन्स ये फॉलिकुलर सेल्स मिल करके बनाने वाले हैं। आप बोलोगे कि मैम ये कैसा नाम है?
जैसे वो रोबोट का नाम नहीं होता है चिट्टी, चिट्टी द रोबोट, वैसे ऐसा लग रहा है कि ये फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं, दो हार्मोन बना रहे हैं। कौन से? T3 T4। मैम ये क्या हुआ? अरे बेटा फुल फॉर्म भी होता है। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 का होता है टेट्राआइडोथायरोनिन। मैं लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ट्राइआइडोथायरोनिन, ठीक है, और ये टेट्राआइडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन्स होते हैं बेटा, और इनको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? T3 T4 बोल देते हैं, और इनको मिला करके क्या बोल देते हैं? थायराइड हार्मोन, ठीक है। इनको मिला करके T3 T4 को मिला करके अपन क्या बोल देते हैं? थायराइड हार्मोन। आई बात समझ में? T3 का फुल फॉर्म क्या है? पल्ले पड़ गया। T4 का फुल फॉर्म क्या है? पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? ठीक है, ई मैं खा गई हूँ, ई लगा देना, इतना ठीक है। चलो अब आप बोलोगे कि मैम जब आपने T3 T4 लिखा था तो मतलब अजीब सा लगा था सुन करके, और फिर जब आपने इनका पूरा नाम बताया ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, तो जाकर के दिल को तसल्ली मिली कि हाँ चलो ठीक है, अब लग रहे हैं ये हार्मोन्स के नाम, ठीक है। और मिला करके भी आपने बोल दिया कि इनको अपन क्या बोल देते हैं? थायराइड हार्मोन बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मैम इन दोनों ही हार्मोन्स के नाम में ये आइडो वर्ड क्यों आ रहा है? ये बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी। अगर आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हें सवाल जो है मैंने ही बता दिया कि मैम T3 T4 हार्मोन्स के नाम में ये आइडो वर्ड कहाँ से आ रहा है? तो बेटा आइडो वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों ही हार्मोन्स को बनाने के लिए ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, इनको चाहिए होता है आयोडीन। इन दोनों ही हार्मोन्स को बनाने के लिए चाहिए होता है बेटा आयोडीन, और इसीलिए इन दोनों के नाम में जो है ना आइडो वर्ड लग जाता है। तो मैं यहाँ पर जगह तो नहीं है, आगे लिख देती हूँ कि follicular cells need iodine to synthesize T3 and T4। T3 T4 को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आयोडीन हमारे बॉडी में कहाँ से आ जाएगा? तो बेटा स्पेशली वो जो सी फूड खाते हैं, है ना, वो जो हमारे क्या बोलते हैं कुछ लोग, है ना, हमारे आप बोल सकते हो कि कंट्री का वो वाला सेक्शन जो कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, जो आप ये समझ लो कि सी फूड वगैरह खाते हैं, तो सी फूड में बेटा भर भर के क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। तो वो लोग जो सी फूड खाते हैं उनको तो आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप बोलोगे कि मैम जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो भोपाल में रहती हूँ। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आसपास बेटा कोई भी समुद्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा? ठीक है भाई, हम नहीं खाते सी फूड, या अगर जैसे कि मैंने बोला कि भोपाल के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास कोई तो है ही नहीं, समुद्र है ही नहीं, तो मैं कहाँ से खाऊंगी सी फूड? कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम तो समुद्र के पास ही रहते हैं लेकिन हम तो सी फूड खाते ही नहीं, तो हमारे पास क्या ज़िंदगी में आयोडीन नहीं आएगा क्या? हम क्या बिना आयोडीन के जिएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने बेटा, एक समय की बात है जब लोगों की डाइट में ना आयोडीन की बहुत ही कमी हो रही थी, है ना, ये बहुत सालों पुरानी बात है, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट हाँ ये एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मतलब मैं बात कर रही हूँ इंडिया की, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ गई थी कि यार लोगों की डाइट में ना आयोडीन की बड़ी कमी आ रही थी, क्योंकि हर इंसान नॉनवेज नहीं खाता है, हर इंसान सी फूड नहीं खा सकता है, हर इंसान कोस्टल एरिया के आसपास नहीं रह सकता है, तो लोगों की डाइट में आयोडीन की कमी आ रही थी। और आयोडीन की कमी के चलते क्या हो रहा था, बॉडी में जितना T3 T4 हार्मोन बनना चाहिए उतना बन नहीं पा रहा था। और तुमको पता है कि यदि कोई हार्मोन बॉडी में जिस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, यदि उस क्वांटिटी में ना प्रोड्यूस हो, ना सिक्रीट हो, तो फिर उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। डेफिशिएंसी हो जाती है ना उस पर्टिकुलर हार्मोन की, तो फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही डेफिशिएंसी बेटा डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे T3 T4 हार्मोन के, क्योंकि लोगों की डाइट में आयोडीन की कमी थी। तो फिर सरकार ने जो है ना दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि यार उन्होंने चूज़ किया एक ऐसा फूड कॉम्पोनेंट जो हर इंसान खाता है, चाहे वो किसी भी आप बोल सकते हो कि स्टेट का क्यों ना हो,
कैसा भी उसके मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, डजेंट मैटर, एक सरकार ने ऐसा जो है ना फूड कंपोनेंट पकड़ा जो हर इंसान खाता है, बच्चा भी, बूढ़ा भी, गरीब भी, अमीर भी, हर कोई, हर स्टेट का रहने वाला। और वो फूड कंपोनेंट क्या था? वो था नमक। सबने बोला कि यार नमक तो हर इंसान खाएगा ना, और नमक सस्ता भी आता है, कोई बहुत महंगा तो आता नहीं है कि गरीब इंसान खा ना पाए, है ना। तो सरकार ने बोला कि यार नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान खाता है और डेली बेसिस पे खाता है। भाई किसी दिन अगर तुम्हारी सब्जी में नमक कम हो जाए तो तुम पटाख से मम्मी को बोलते हो कि यार मम्मी नमक तो आपने बहुत कम डाला है, मम्मी बोलेंगी कोई बात नहीं बेटा, काम चला ले, खा ले। आपको वो बिल्कुल भी ना मंजूर नहीं होगा कि मम्मी नमक कम है तो फिर हम क्यों खाएं और नमक डालो। तो सरकार ने सोचा कि यार ये अच्छा तरीका है, क्यों ना हम नमक में ही आयोडीन मिला दें और पैक करके लोगों को बेच दें। तो होगा ये कि जब लोग नमक खाएंगे तो उनको अपने आप आयोडीन भी मिल जाएगा, है ना। तो वो जो आप टीवी पे ऐड देखते हो ना आयोडाइज्ड सॉल्ट का, आप अगर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हो, नमक का पैकेट उठाना किसी दिन और उसमें लिखा रहेगा ये क्या है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मतलब कि उस सॉल्ट में आयोडीन मिला हुआ है और वो आयोडीन तुम्हारी बॉडी में ज़रूरी है, ठीक है। अब होता क्या है कि तुमने अपनी डाइट के थ्रू आयोडीन अपनी बॉडी के अंदर लिया, ठीक है। अब वो आयोडीन कहाँ गया? तुम्हारे सपोज ब्लड में गया, ठीक है। अब आयोडीन बेटा तुम्हारे बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल के पास जाकर के गिड़गिड़ाता है, लिटरली बेटा वो क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं बॉडी में आ तो गया हूँ इंसान की, पर मुझे कोई तो इस्तेमाल कर लो। बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल बोलता है कि आयोडीन तुम्हारा हमें कोई काम नहीं है, भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, दफा हो यहाँ से। लेकिन फिर जैसे ही आयोडीन पहुँचता है कहाँ? थायराइड ग्लैंड के लेवल पर, वहाँ पर उसको मिलते हैं क्या? ये फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स से वो बोलता है कि क्या आप लोग मुझे इस्तेमाल करोगे? फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं अरे पगले तुम्हारा ही तो इंतजार था, इधर आओ, तुम कहाँ घूम रहे थे इतनी देर से। यानी कि बेटा जब बॉडी में हमारे आयोडीन जाता है ना, तो इस आयोडीन का एज सच कोई इस्तेमाल नहीं करता अदर देन फॉलिकुलर सेल्स या थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, क्योंकि उनको क्या करना है? T3 T4 बनाना है, और वो बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल बोले तो आयोडीन चाहिए। तो बॉडी में जो है ना आयोडीन की इज्जत कौन करता है? ये थायराइड फॉलिकल्स के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं बेटा वो करते हैं, क्योंकि उनको काम है। बाकी सब तो बोलते हैं कि कहाँ से आ गया, आया बड़ा, भाग यहाँ से, लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं दे नीड आयोडीन टू सिंथेसाइज T3 एंड T4, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? T3 T4 हॉर्मोन्स बनाने में दिक्कत आएगी। अगर बनाने में दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है बेटा उतना सेक्रेशन हो नहीं पाएगा इन दोनों हार्मोन्स का जितना कि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। फिर इसके बाद में डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। चलो इतना तो तुम्हें पल्ले पड़ गया ना। तो मैंने क्या बताया कि हाँ ये बाइलोब्ड है, फॉलिकल्स पाए जाते हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो आयोडीन का इस्तेमाल करके दो हार्मोन्स बनाते हैं T3 एंड T4, दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोल देते हैं? थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो आपको फॉलिकल्स दिख रहे हैं बेटा, फॉलिकल्स के बाहर कुछ और दूसरे भी सेल्स होते हैं ना, ये मत समझना कि बस फॉलिकल्स ही नहीं। फॉलिकल्स के बेटा बाहर जो है कुछ और भी टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ और भी टाइप के सेल्स होते हैं, इनको अपन पैराफॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये फॉलिकल्स का हिस्सा तो है नहीं, है ना। ये जो सेल्स हैं ये फॉलिकल्स का हिस्सा तो है नहीं, ये फॉलिकल्स के बाहर हैं, तो इनको अपन पैराफॉलिकुलर सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं बेटा ये भी किसी से कम नहीं होते हैं। क्यों? ये भी एक तरह का हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कैल्सीटोनिन। यानी कि आप बोलोगे, मतलब अगर आप मोटा मोटा देखो तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ से बेटा हाँ 3 हार्मोन्स जो हैं सेक्रेट होते हैं, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो बनाते हैं T3 T4, और फॉलिकल्स के बाहर जो आसपास जो दूसरे सेल्स होते हैं जिनको अपन पैराफॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हैं, वो सेल्स बनाते हैं क्या? कैल्सीटोनिन, या उसको अपन पैरा कैल्सीटोनिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होने वाले हैं कौन कौन से होते हैं? T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन, ठीक है। चलो अब फटाफट से इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कैल्सीटोनिन की। कैल्सीटोनिन की जरा स्पेलिंग देख लो मैं क्या लिख रही हूँ। कैल्सीटोनिन बेटा ये आपकी बॉडी में ना, बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करेगा।
ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में, टू बी मोर स्पेसिफिक हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ये मेंटेन करता है। देखो ये बात तुम सबको पता है कि हमारे लिए कैल्शियम ज़रूरी है। क्यों भाई, कैल्शियम नहीं खाएंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी ना, मतलब बोन्स की आप बोल सकते हो कि ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। ये सबको पता होता है, बचपन से माँ बाप ने सिखाया होता है कि बेटा दूध पी ले, दूध पी ले। जब बचपन में नहीं बच्चे नखरे करते कि हाँ हमें नहीं पीना दूध, है ना, ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, ये वाला मिल्क पाउडर अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मम्मी पापा चिंता करते हैं कि बेटा अगर दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में बैठा होता है कि हाँ बोन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वी नीड कैल्शियम। लेकिन उसके साथ साथ बेटा मसल्स का जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम आयंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, असेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है, अब होता यह है बेटा कि तुमने कैल्शियम खा लिया, बहुत सारा कैल्शियम सपोज खा लिया, ठीक है, और तुम्हारे ब्लड में क्या हो गया, ढेर सारा कैल्शियम, मतलब तुम्हारे ब्लड में ढेर सारे कैल्शियम आयंस आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लड में कैल्शियम आयंस नहीं आने चाहिए, अरे बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन बेटा देखो हर एक चीज़ का एक लेवल होता है ना। जैसे अभी तुम 10th में हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो ये समझ लो कि 10th क्लास के बच्चे का जितना दिमाग चलना चाहिए उतना तुम्हारा दिमाग चलता है। अब अगर मैं 10th के बच्चे को सीधे 12th का पढ़ाने लग जाऊं तो क्या वो उतना कंज्यूम कर पाएगा, वो इतना इनटेक कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बेटा बच्चा छोटा है ना, कहाँ मैं उसको 12th का पढ़ा रही हूँ, वो उतना रिटेन नहीं कर पाएगा, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो हर एक चीज़ का ना एक बेटा लेवल होता है। तो हमारे ब्लड में भी कैल्शियम आयंस का एक स्पेसिफिक लेवल होता है। उस लेवल के यदि ऊपर चला जाए कैल्शियम आयंस का लेवल तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये कैल्सिटोनिन पता है क्या करता है, जैसे कि ये आपकी हड्डियां हैं और ये हम बना रहे हैं यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, दिस इज ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड की यहाँ पर बात हो रही है। तो होता ये है कि जब ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जब ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, मोर देन नॉर्मल, ब्लड में कैल्शियम आयंस तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब ये लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आता है कौन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन आकर के पता है क्या करता है, ये एक्सेसिव कैल्शियम आयंस को उठा करके हड्डियों में डाल देता है। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन हो गया बेटा किसका, कैल्सिटोनिन हार्मोन का, कि ये एक्सेसिव कैल्शियम आयंस को उठा करके ब्लड से हड्डियों में डाल देता है। जहां ये देखता है कि यार ब्लड में कैल्शियम आयंस का जो लेवल है वो मोर देन नॉर्मल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो तुरंत क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है निकलता है, और निकलने के बाद क्या करेगा, एक्सेसिव कैल्शियम आयंस को उठा करके ब्लड से फेंक देगा कहाँ, हड्डियों में। तो बेटा हड्डियों में तो कैल्शियम आयंस चाहिए ही है ना, तो वो उठा करके दे देता है कहाँ, बोन्स में, ताकि ब्लड में जो कैल्शियम आयंस का लेवल है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो ये काम हुआ बेटा किसका, कैल्सिटोनिन का। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। आई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, थायराइड हार्मोन की, यानी कि T3 T4 की। पहली बात तो ये कि T3 एंड T4 हार्मोन्स हमारे बॉडी की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ या डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हो, और साथ ही साथ सेक्सुअल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो दे कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक इंसान की शरीर में उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी मेंटल ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? ये T3 T4 हार्मोन्स होते हैं। कैसे? तो अब मेरी बात सुनना बेटा। उसके अलावा जैसे कि अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको पढ़ा रही थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी ग्रोथ हार्मोन के ऊपर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं, इंसान के बॉडी के जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं, यदि उन ग्रोथ ईयर्स में जितना ग्रोथ हार्मोन निकलना चाहिए बॉडी में, यदि उतना नहीं निकला है ना, मतलब डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, उस इंसान के बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, हड्डियां जो है लंबी लंबी नहीं हो पाएंगी, मसल्स की वो ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी, यानी कि फिजिकल ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, उस इंसान की स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि वो इंसान जो है बौना रह जाएगा, वो ड्वार्फ रह जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी की फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि अगर आप एक बौना इंसान देख रहे हैं, अगर आप एक ड्वार्फ देख रहे हैं, तो सिर्फ उसकी फिजिकल ग्रोथ बेटा स्टंटेड है, उसकी मेंटल ग्रोथ एकदम सही तरीके से हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मेंटली वो इंसान उतना ही फिट होता है जितना कि एक नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन वाला जो है ना इंसान की होती है वैसी ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं T3 T4 हार्मोन की बेटा, जब हम बात कर रहे हैं थायराइड हार्मोन की, तो बेटा ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, ये इंसान की फिजिकल ग्रोथ को तो करेंगे ही कंट्रोल, उसकी मेंटल ग्रोथ और तो और उसकी रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल ग्रोथ को भी क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा ये कंट्रोल करते हैं BMR। BMR का मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आप बोलोगे कि मैम BMR का नाम सुना है, एक दो बार स्कूल में किसी से सुन लिया था और हमने थोड़े से हीरो बनने के चक्कर में क्या करा, इसका फुल फॉर्म भी रट लिया। क्या BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। लेकिन मैम आज तक इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो देखो मैं समझाती हूँ। BMR का बेटा मतलब होता है आसान भाषा में कि किस रेट पर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ठीक है। द रेट एट विच ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में किस रेट पर ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा है, उस रेट को हम बोल देते हैं BMR। अब मेरी बात को बेटा ध्यान देखो, आज के इस लेक्चर में तुमसे मैं जो भी बातें कर रही हूँ ना, तुम्हें बस उनको ध्यान से सुनना है। तुम जितने ध्यान से सुनोगे तुम्हें उतने बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा। अब ये T3 T4 हार्मोन्स बेटा मिल करके क्या करते हैं, BMR को कंट्रोल करते हैं, या मैं तो कहती हूँ यहाँ पर तुम रेगुलेट वर्ड लिख दो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, कि दे रेगुलेट BMR, ठीक है। BMR का मतलब क्या हुआ? द रेट एट विच ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में कंज्यूम होती है। अब तुम सभी को पता है कि ऑक्सीजन का तुम्हारी बॉडी में रोल क्या है। बेटा अपन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको समझा चुकी हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट में तुमको मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मान लो कि तुम्हारा सेल है, ठीक है, इसमें आता है क्या, ग्लूकोज, और साथ में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है किसमें, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में। फिर उसके बाद में पायरुवेट एंड ऑक्सीजन ये दोनों ही एंटर करते हैं कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारे सेल का। अब इसी माइटोकॉन्ड्रियन में बेटा पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी चली जाएगी, ठीक है। पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन दोनों कहाँ चले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियन में चले जाएंगे। जहाँ पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन ने देखा, क्या करेगी ऑक्सीजन, तड़ाक से जाकर के पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी। और जब पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तो क्या बनता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और एनर्जी। बेटा ये तोड़ा ताड़ी हम कर ही क्यों रहे हैं,
क्यों खाना खाया है तुमने सुबह से, क्यों तुमने सांस ली है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे बॉडी के सेल्स को क्या करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया परफॉर्म करनी है, क्योंकि उस प्रक्रिया से अल्टीमेटली होने क्या वाला है, एनर्जी बनने वाली है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो एनर्जी यहाँ पर बन रही है ना, इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने में, यानी कि जब एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, उन मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाएगी, और फिर बॉडी में जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं एटीपी के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ा जाएगा, और जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे, मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो एनर्जी जो उनमें स्टोर होती है वो रिलीज हो जाएगी, और फिर उस एनर्जी को आगे जाकर के यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो ये पूरा बेटा नाटक हो रहा है किसके लिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही एक्टिव जानवर हैं, है ना। सुनने में अजीब लगता है कि मैम हम तो दिन भर बिस्तर पे पड़े रहते हैं, हम कहाँ से एक्टिव हैं। अरे बेटा तुम पड़े रहते हो, तुम कोई फिजिकल लेबर नहीं करते हो, बट तुम्हारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग 24/7, ठीक है। तो इतना काम करेंगे तो बेटा एनर्जी चाहिए रहेगी ना। तो हमको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, फॉर द सेक ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि जो T3 T4 हॉर्मोन्स होते हैं ना, थायराइड हॉर्मोन्स, ये तुम्हारी बॉडी का जो BMR होता है उसको बढ़ाते हैं। BMR का मतलब तुमको समझ में आया ना, कि द रेट एट विच ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रही है, उसी रेट को अपन BMR बोल देते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये T3 T4 क्या कर रहे हैं, तुम्हारा BMR बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये T3 T4 हॉर्मोन्स तुम्हारी बॉडी में जिस रेट पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उस रेट को बढ़ा रहे हैं। तुमको पता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम क्यों हो रही है, एनर्जी बनाने के लिए। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि T3 T4 हॉर्मोन्स मिल करके क्या कर रहे हैं, तुम्हारा BMR बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में जिस रेट पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वो रेट बढ़ रहा है। अब तुम बेटा मुझे खुद ही बताओ, अगर हम तुम्हारे बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन देते जाएंगे, आप बोलोगे कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे क्यों, अरे यार T3 T4 हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, ये T3 T4 हॉर्मोन्स ही तो BMR बढ़ा रहे हैं ना। जिस रेट पर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा है उस रेट को ये बढ़ा रहे हैं, मतलब कि अब तुम्हारे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। क्यों ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, ताकि ज़्यादा एनर्जी बने। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि सिर्फ जो है बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दे देने से ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी क्या? ज़्यादा एनर्जी देने से, ज़्यादा ऑक्सीजन देने से सिर्फ ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने आपसे कहा है कि बेटा जाओ सूजी का हलवा बनाओ। अब सूजी का हलवा बनाने के लिए तुमको मैंने सूजी दे दी, मतलब रवा दे दिया, घी दे दिया, ड्राई फ्रूट्स भी चलो मैंने तुमको दे दिए, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे कि हलवे में स्वाद आता है, शक्कर, वो तुमको मैंने दी नहीं। तो तुम बना लोगे क्या हलवा? आप बोलोगे कि मैम ड्राई फ्रूट्स मत दो, उसके बिना चल जाएगा, घी भी हमको थोड़ा सा दे दो, उससे भी हम काम चला लेंगे, बट हमको रवा या सूजी के साथ साथ शक्कर चाहिए, शुगर चाहिए, बिना उसके हलवा नहीं बनेगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब तक तुम अपने बॉडी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ ज़्यादा ग्लूकोज नहीं दे दोगे, तब तक ज़्यादा एनर्जी की भी जो है ना वो मत करना, डिमांड मत करना कि देखो T3 T4 हार्मोन ने क्या करा है, BMR बढ़ाया है। हमारे बॉडी के सेल्स जिस रेट पर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट को बढ़ाया है, मतलब कि अब बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि ज़्यादा एनर्जी बने। अरे क्या ज़्यादा एनर्जी बनेगी बेटा, अगर तुम ज़्यादा ग्लूकोज नहीं दोगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन तुम दे रहे हो बॉडी के सेल्स को, वो ऑक्सीजन को करना क्या है, ग्लूकोज को ही तो तोड़ना है ना, तभी तो एनर्जी बनेगी। अब तुम एक तरफ से क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन देते जा रहे हो, लेकिन उस ऑक्सीजन को, जिस ग्लूकोज को तोड़ना है, वो ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे बॉडी की जो सेल्स हैं उन सेल्स को तो ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन देने से क्या होगा, जब तक तुम ज़्यादा ग्लूकोज भी नहीं दोगे तो इसीलिए होता क्या है बेटा, ये जो T3 T4 हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये इनडायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में, या डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर देते हैं। BMR को तो ये कर ही रहे हैं रेगुलेट, ग्लूकोज के भी लेवल को जो है ना बेटा, उसको भी जो है ना रेगुलेट कर लेते हैं तुम्हारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म को। कैसे? तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि BMR बढ़ाने का मतलब क्या है। BMR बढ़ाने का मतलब ये है कि जो बॉडी के सेल्स हैं उन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है ताकि ज़्यादा एनर्जी बने। ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों देनी है, ताकि ज़्यादा एनर्जी बने, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देने के लिए ज़्यादा ग्लूकोज भी देना पड़ेगा।
ज़्यादा ग्लूकोज भी देना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि बेटा बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज कैसे दिया जाए। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम ग्लूकोज खाते हैं बेटा, तो जब भी अपन कोई कार्ब वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्टीमेटली जब वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज जितना बॉडी सेल्स को चाहिए होता है उतना वो ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ज़्यादा ग्लूकोज देना है बॉडी के सेल्स को। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा, उसको देखो होता क्या है, जो लिवर होता है ना, लिवर, ये अपना लिवर है, तो लिवर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा वो चला जाता है। आप बोलोगे कि मैम लिवर क्या करेगा, तो बेटा लिवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर कर लेगा। आप बोलोगे कि मैम ग्लाइकोजन क्या होता है, कुछ नहीं, ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्ड से जोड़ते जाओ तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो तुम्हारी बॉडी में जो लिवर है वहां पर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाता है। आई बात समझ। उसके अलावा तुमने सुना होगा ना लोगों को कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, मोटे हो जाएंगे। ज़्यादा मीठा मत खाओ मतलब मोटे हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ज़्यादा मीठा खाने से मोटे क्यों हो जाएंगे? भाई अगर आप ये बोलो कि ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ, क्योंकि जो ऑयल हम खाएंगे वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में जो ऑयल स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिनको अपन एडिपोसाइट्स बोलते हैं। याद करो बेटा, क्लास 9th में आप लोगों ने बायोलॉजी में चैप्टर टिश्यूज में एडिपोसाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, वही कनेक्टिव टिश्यू वाले टॉपिक में। अरे भाई 4 तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं ना, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू एंड वो एपिथेलियल टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है बेटा एडिपोसाइट्स, है ना। तो एडिपोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। तो अगर तुम ये बोलो कि मैम हमारी बॉडी में यदि हम ज़्यादा ऑयल वगैरह लेंगे, ठीक है, ज़्यादा लिपिड्स वगैरह लेंगे, तो वो जाकर के जो एडिपोसाइट्स में जाकर के स्टोर हो जाएंगे, यानी कि एडिपोसाइट्स में ढेर सारा जाकर के ऑयल और फैट वगैरह जो है ना स्टोर हो जाएगा। और अगर वो होगा तो फिर हम मोटे होंगे। भाई हम तो क्या, हम तो चॉकलेट खा रहे हैं भाई, चॉकलेट में क्या, तो चॉकलेट में तो कोई ऑयल होता ही नहीं है। चॉकलेट तो सिर्फ उसमें क्या होता है, मिठास होती है, शुगर होती है, कार्ब्स होते हैं। तो बेटा होता ये है कि जो तुमने एक्स्ट्रा कार्ब्स खाए हैं मिठाई के फॉर्म में, चॉकलेट के फॉर्म में, है तो उसमें क्या, कार्ब्स। डाइजेशन के बाद क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। जितना तुम्हारे बॉडी सेल्स को मिलना होगा उतना मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो तुम्हारे लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाएगा, कहाँ, लिवर में। अब इसके बाद भी बेटा, बस तुम मान तो रहे नहीं हो, तुम तो दे चॉकलेट खाते ही जा रहे हो, है ना। इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा ना बेटा, वो जाएगा कहाँ, तुम्हारे एडिपोसाइट्स के पास, यानी कि फैट स्टोरिंग सेल्स के पास जाएगा वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, और वहां पर जाकर के वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, या आप उसको लिपिड्स भी बोल सकते हो। ये तो आज तक किसी ने जन्म में बताया ही नहीं। लोग ये तो बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए तो हम वो जो डीप फ्राइड वो होती ना स्वीट डिशेस, जैसे कि जलेबी हो गई, ठीक है, गुलाब जामुन हो गए, है ना, जिनको घी और तेल में तलते हैं, तो हम वो नहीं खाएंगे। लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम तो हम खा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या, उसमें तो सिर्फ शुगर है और ये है और वो है। तो बेटा एक्स्ट्रा शुगर मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लिवर उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम बाज नहीं आओगे तो फिर वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ना बेटा, जो तुम्हारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ना, वो फैट के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाएगा, कहाँ, एडिपोसाइट्स में। और जहाँ एडिपोसाइट्स में जाकर के फैट स्टोर हुआ तो बेटा फैट तुम्हारी बॉडी में बढ़ रहा है, तो तुम मोटे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कुल मिलाकर के तुम्हें यह समझ में आया कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज का होता क्या है। वापस से आते हैं हम अपने T3 T4 हार्मोन्स के ऊपर। मैंने क्या बोला था कि ये करते क्या है, T3 T4 हार्मोन्स BMR को रेगुलेट करते हैं, तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ कंजम्पशन है उसको बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ेगा, बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाएगी, ज़्यादा एनर्जी बनेगी। लेकिन सिर्फ ज़्यादा ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा ग्लूकोज भी देना पड़ेगा, तब जाकर के ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो होता क्या है बेटा, बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज देने के लिए T3 T4 हार्मोन्स आते हैं, और वो क्या करते हैं, हर तरह की कोशिश करेंगे ताकि बॉडी के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिल सके। अब आप बोलोगे कि मैम बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज मिल सके, इसके लिए क्या हो सकता है? तो बेटा ये दोनों हार्मोन्स आकर के ग्लाइकोजन में, लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना, उसको बोलते हैं कि भैया तुम तोड़ो।
लिवर बोलते हैं कि अरे भाई एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है। तो T3 T4 हार्मोन्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अभी हम ये चाहते हैं कि बॉडी के सेल्स को ज़्यादा वो मिले, ऑक्सीजन के साथ साथ ज़्यादा ग्लूकोज भी मिले, तो तुम्हारे अंदर जो ग्लाइकोजन है ना उसको तोड़ो। तो लिवर में जो ग्लाइकोजन बेटा स्टोर्ड होता है ना, वो अल्टीमेटली T3 T4 हार्मोन्स के कारण टूटता है, और जब वो टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और फिर वही ग्लूकोज चला जाता है किसके पास, बॉडी के सेल्स के पास। सिमिलरली T3 T4 हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, मतलब T3 T4 हार्मोन्स को ना बेटा तुम्हारे बॉडी का चप्पा चप्पा पता होता है कि एग्जैक्टली बॉडी में कहाँ कौन सी चीज़ किस फॉर्म में जाकर के स्टोर हुई है। बॉडी के सेल्स तक ग्लूकोज का सप्लाई बढ़ाने के लिए देखो T3 T4 हार्मोन्स किस हद तक जा रहे हैं कि लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको तोड़वा दिया ताकि ग्लूकोज बने, और वो ग्लूकोज कहाँ जाए, बॉडी के सेल्स के पास जाए। एडिपोसाइट्स में जो फैट्स और जो लिपिड स्टोर्ड है बेटा, उनको जाकर के भी T3 T4 हार्मोन्स तोड़वाएंगे ताकि क्या बने, ताकि बने ग्लूकोज, और फिर ये ग्लूकोज कहाँ जाए, ये ग्लूकोज जाए, अरे कहाँ जाए, बॉडी के सेल्स के पास जाए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि T3 T4 हार्मोन्स ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी का BMR रेगुलेट करते हैं, बल्कि ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बेटा, वो भी ये रेगुलेट कर देते हैं उठा करके। देखो ज़रा किस तरीके से मतलब जुगाड़ बिठा रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन का रेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाना है बॉडी में, तो इसके लिए बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज भी मिलना चाहिए। तो ज़्यादा ग्लूकोज के लिए क्या करा, ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर था उसको तोड़वा दिया, एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर थे उनको भी जो है ना मतलब तोड़वा दिया। और बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप बोलोगे कि मैम क्या ग्लूकोज से फैट बन सकता है, क्या रिवर्स भी पॉसिबल है कि फैट से ग्लूकोज बन जाए? हाँ बेटा, बॉडी में ये भी पॉसिबल है। इनफैक्ट तुमको पता है प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन सकता है, प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर तो चलो ग्लाइकोजन था, तो ग्लाइकोजन को तोड़ा तो ग्लूकोज बन गया। एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर होता है ना बेटा, उनको भी कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है, और फिर वही ग्लूकोज कहाँ जाता है, ये बॉडी के सेल्स के पास जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब बॉडी के सेल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है, ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है, तो अब क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी भी बनेगी। ठीक है, तो फैट से भी क्या हो सकता है बेटा, ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है फैट में, तो फैट भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन्स से भी बेटा ग्लूकोज बनाया जा सकता है। तो आप बोलोगे कि मैम इतना हो रहा है तो T3 T4 हार्मोन क्या कर सकते हैं, उठा करके प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना दें ताकि बॉडी के सेल्स को और ग्लूकोज मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? पहला स्टेटमेंट देखो मैंने क्या लिखा है कि दे कंट्रोल द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। मेंटल को अभी मारो गोली। बेटा T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं, इंसान के शरीर की फिजिकल ग्रोथ भी तो करवाते हैं ना। और बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? और तुम बोल रहे हो कि मैम उसी को तोड़वा करके क्या करो, ग्लूकोज बनवा दो, और ग्लूकोज को कहाँ दे दो, बॉडी सेल्स के पास दे दो। नहीं, T3 T4 हार्मोन्स को एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या क्या करना है। उनको ये है कि हाँ BMR तो रेगुलेट करना ही करना है, लेकिन बॉडी की फिजिकल ग्रोथ भी तो करवानी है ना। और बॉडी की फिजिकल ग्रोथ करवाने के लिए प्रोटीन चाहिए है, तुम्हारी मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए है। तो प्रोटीन को यहाँ पर तोड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ फैट्स और जो ग्लाइकोजन है बेटा उन्हीं को तोड़ तोड़ के कन्वर्ट कर करके ग्लूकोज बनाया जाएगा, बॉडी की सेल्स को दिया जाएगा ताकि ज़्यादा एनर्जी बने, और इस तरीके से BMR को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अपन BMR की बेटा यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे कि अपन नहीं बोलते कि बच्चा बहुत ही हाइपर है यार, मतलब बहुत ही एक्टिव है, पूरे टाइम उछल कूद यहाँ वहाँ ये वो करना है ना। तो हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है बेटा, T3 T4 हार्मोन्स का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या है, कम। तो क्या कम होगा, बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा, मतलब जितना चाहिए है बॉडी में उतना नहीं निकल पा रहा है, कम निकल रहा है। ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 T4 हार्मोन्स का जो लेवल है वो बॉडी में हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। अब आप खुद ही बताओ बेटा, यदि बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, यानी कि यदि बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स की कमी आ रही है, ये हार्मोन्स दोनों बॉडी में जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उससे कम क्वांटिटी में सेक्रेट हो रहे हैं, तो क्या होगा भाई, BMR जो है, BMR कम होगा कि नहीं होगा?
बीएमआर कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं? बीएमआर को ही तो रेगुलेट करते हैं ना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही तो कंट्रोल करते हैं ना। और अगर यही दोनों हार्मोन्स कम हो जाएंगे बेटा तो बीएमआर कम होगा कि नहीं होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और फिर ऐसा इंसान मोटा होगा कि नहीं होगा, यानी कि वेट गेन। ऐसा इंसान जिसको भी बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, वो मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है बेटा? T3 T4, मैं इतनी देर से यही सब तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली T3 T4 हार्मोन्स बॉडी में करते क्या हैं। बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बॉडी की सेल्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज भेजते हैं। ज्यादा ग्लूकोज भेजने का तरीका क्या है? ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, एडिपोसाइट्स में जो फैट्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, वो भेज दिया कहाँ? बॉडी के सेल्स के पास। अब तुम खुद ही समझो ना, अगर T3 T4 हार्मोन्स की बॉडी में कमी हो जाएगी तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी ना, है। एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर थे जिसको कन्वर्ट करके जो है ना ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स तक भेजा जा रहा था, बेटा ये स्टेप नहीं हो पाएगी बॉडी में। यानी कि उस इंसान के शरीर में जो एडिपोसाइट्स हैं, उन एडिपोसाइट्स में फैट्स जाकर के स्टोर होते जाएंगे और उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड हैं T3 T4, वो तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में सेक्रीट हो रहे हैं। यानी कि उस इंसान के शरीर में एडिपोसाइट्स में क्या होगा? फैट जाकर के स्टोर होता जाएगा और ऐसा इंसान मोटा हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो T3 T4 हार्मोन्स का लेवल कम होगा, बीएमआर कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और इंसान का वजन बढ़ जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो T3 T4 हार्मोन्स का बेटा यहाँ पर लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है तो बीएमआर बढ़ेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है ना, आप बोल सकते हो कि बढ़ जाएगा, और ऐसा जो इंसान है बेटा उसका वजन कम हो जाएगा। वेट लॉस यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा। क्यों भाई? जो भी एडिपोसाइट्स वगैरह में फैट स्टोर है, T3 T4 हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? बचने ही नहीं दे रहे हैं। उस स्टोर्ड फैट को उठा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दिए जा रहे हैं बॉडी के सेल्स को, ताकि ज़्यादा एनर्जी बने, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? वेट लॉस हो जाएगा इंसान का। अब आप बोलोगे कि मैम तो बढ़िया बात है, जैसे अपन कुछ लोग के लिए बोलते हैं ना कि यार इसका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया है, कुछ भी खाए पिए वजन ही नहीं इसका मतलब बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। तो जो भी वो खाते हैं ना, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, तो उनका वजन बढ़ता ही नहीं है। तो ये हुआ बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म और ये हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्योंकि बीएमआर की बात निकली थी इसलिए यहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मेंटल, फिजिकल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, तीनों को जो है ना ये T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चल अब इसके बाद में कुछ डेफिशिएंसी अपन डिसऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, एक होता है बेटा ग्विटर, ठीक है, एक होता है ग्विटर। ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण। मैंने क्या बोला? T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं? आयोडीन का इस्तेमाल करके T3 T4 हार्मोन्स बनाते हैं। यदि बॉडी में बेटा आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? फॉलिकुलर सेल्स T3 T4 बनाएंगे, लेकिन जितना बनाना चाहिए उतना बना नहीं पाएंगे, मतलब बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। जैसे ही बेटा बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स की कमी होती है, ये जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है ना बेटा, ये बहुत ही भोली होती है। इसको लगता है कि हे भगवान पता नहीं मुझे क्या हो गया है, भाई जितना मुझे थायराइड हार्मोन्स बनाने चाहिए उतना मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो इस गिल्ट में क्या होता है बेटा, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये ऐसी फूल जाती है, स्वेलिंग यहाँ पर आ जाती है। तो आपको ये नेक एरिया में, है ना, कुछ लोगों के नेक एरिया में यहाँ पर आपको स्वेलिंग नज़र आती है। ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा गला है वो ऐसा सूज गया है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही है एक लेडी की, इन लेडी को प्रॉब्लम क्या हुई है कि इनकी जो थायराइड ग्लैंड है वो ऐसी फूल गई है। तो एक आपको यहाँ पर एक बल्ज सा नज़र आ रहा है बाहर से। आप बोलोगे कि मैम ग्लैंड क्यों सूज गई? क्योंकि ग्लैंड को गिल्ट हो गया कि यार मेरे कारण T3 T4 हार्मोन जितने बनने चाहिए उतने बन नहीं पा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम मुझ में है।
तो ग्लैंड सोचती है कि यार मैं काम करती हूँ, अगर मैं एनलार्ज हो जाऊँ तो शायद जितना T3 T4 मुझसे बनना चाहिए उतना बनने लग जाए। तो इस चक्कर में बेटा लिटरली जो ग्लैंड है वो फूल जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है, और फिर इस कारण आपको यहाँ पर जो है ना एक बल्ज देखने को मिलता है ऐसे लोगों के नेक में। ये होता है ग्विटर, ठीक है। और कैसे होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण। मोस्टली जो हिली एरियाज में बेटा लोग रहते हैं, पहाड़ों में, है ना, उनकी डाइट में आयोडीन की कमी होती है, तो उनमें जो है ये अक्सर देखने को मिलता है। अब खैर वो तो आजकल आयोडाइज्ड सॉल्ट आने लग गए हैं, तो इंसान कहीं भी रह ले नमक तो खाएगा ही, आयोडीन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो एटलीस्ट आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो है ना ग्विटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चल, फिर इसके बाद में बेटा एक होता है क्रिटिनिज्म, एक होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इसमें क्या होता है? बच्चे की फिजिकल मेंटल ग्रोथ एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है। ये कैसे होता है? देखो, अब एक औरत है, ठीक है, शुरुआत में उसके थायराइड हार्मोन के जो लेवल्स थे वो बिल्कुल सही थे, फिर उस लेडी ने कंसीव किया, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है। अब जब एक औरत बेटा प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस समय उसके शरीर में बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह चलता रहता है, ठीक है। अब जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उस लेडी की बॉडी में, या उस लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, मतलब कि T3 T4 हार्मोन्स कम निकलने लग गए थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब हो क्या रहा है बेटा, अगर तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हाइपोथायरॉयडिज्म के, वो डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर दवाई शुरू करते, वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, अब वो अकेली नहीं है, अब उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बेटा, वो अभी माँ के ऊपर ही डिपेंड है ना। तो अगर माँ के शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है उसके बच्चे पर। क्यों? क्योंकि बच्चा बेटा माँ के बॉडी में रह करके क्या कर रहा है भाई, उसकी ग्रोथ ही तो हो रही है ना, उसका दिमाग बन रहा है, उसकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स वगैरह सब बन रहे हैं। तो उस ग्रोथ के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए बेटा T3 T4 हार्मोन्स चाहिए हैं, जो बच्चा कहाँ से लेगा? अपनी माँ से ही लेगा। अब हुआ ये कि माँ के शरीर में खुद ही क्या हो गया है, T3 T4 हार्मोन्स की कमी हो गई है। अब जब कमी हो गई है तो उस कमी का जो नतीजा है वो तो बच्चे को भी सफ़र, मतलब बच्चा भी जो है ना देखेगा, वो भी सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को चाहिए है माँ की बॉडी का T3 T4, और माँ की बॉडी में खुद ही कमी हो रही है, तो उस चक्कर में बच्चे को भी बेटा T3 T4 मिलेगा। तो ऐसा बच्चा जब पैदा होगा ना, तो उसकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड रहेगी, वो एडवर्सली अफेक्टेड रहेगी। क्यों? क्योंकि जब उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही थी माँ के यूट्रस में, तब उसको T3 T4 हार्मोन्स जितने मिलने चाहिए थे उतने मिले नहीं। तो जब वो बच्चा पैदा होगा ना, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ भी आपको लगेगा कि अरे बहुत ही कम हो रखी है, वो बच्चा मेंटली भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि कमज़ोर होगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसकी कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट होगी। ये देखो, इसको अपन बोलते हैं, ये जो दिख रहा है आपको बच्चा, इंसान, ये इसको बेटा क्रिटिनिज्म है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आता है क्या, हाइपर सेक्रीशन से, T3 T4 हार्मोन्स के हाइपर सेक्रीशन से एक और बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्विटर, जिसमें आंखें जो हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ निकल आती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये गुस्सा कर रही है, गुस्सा नहीं कर रही बेटा, इसको एक्सोप्थेल्मिक ग्विटर है, इसकी आंखें नेचुरली क्या हुआ है, ऐसे बड़ी बड़ी हो गई, ऐसे बाहर की तरफ आ गई हैं, ठीक है। ये होता है हाइपर सेक्रीशन ऑफ T3 T4 के कारण, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आप सभी के लिए थायराइड ग्लैंड के बारे में समझना, ठीक है। चलो अब अपन फटाक से रीड करते हैं और फिर समराइज करते हैं। देखो, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की, बाइलोब्ड होती है, एच शेप उसका स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पाई जाती है? नेक रीजन में पाई जाती है। 3 हार्मोन निकलते हैं, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। T3 T4 दोनों ही आयोडीनेटेड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। दोनों हार्मोन्स जो है ना चाहिए होते हैं, दोनों हार्मोन्स के लिए आयोडीन चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए। ये करते क्या है, ये BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं ऑफ द बॉडी बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी।
बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ और जो मेंटल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको ये अफेक्ट करेंगे। दे स्टिमुलेट टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का मतलब समझते होंगे आप। देयरफॉर दे अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ टेडपोल एडल्ट इनटू अ फ्रॉग। अच्छा, टेडपोल बेटा मेंढक का लार्वा होता है जो पानी में पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मेंढक जो है उनके जो टेडपोल होते हैं, मतलब जो लार्वे होते हैं मेंढक के, वो पानी में ही पाए जाते हैं और धीरे 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 करके वो लार्वे एडल्ट फ्रॉग्स में जो है कन्वर्ट होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कभी आपने सोचा है कि लार्वे पानी में ही क्यों डेवलप हो रहे हैं एडल्ट फ्रॉग में? बाहर भी तो हो सकते थे ना? नहीं, होता यह है बेटा कि पानी में उनको मिलता है आयोडीन, टेडपोल्स को पानी में मिलता है आयोडीन, और उसी आयोडीन का इस्तेमाल करके टेडपोल जो है बेटा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू डेवलप हो पाते हैं, किसमें, एडल्ट फ्रॉग में। तो अगर किसी टेडपोल को आयोडीन की कमी हो जाए बेटा तो वो एडल्ट फ्रॉग में डेवलप नहीं हो पाएगा, मेटामॉर्फोसिस जो है उतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। ये सवाल आता है। थायरॉक्सिन जो है कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ किडनीज, ये आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अब ये सारे जो है बेटा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक विटर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ओवर सेक्रीशन के कारण होता है, ठीक है। और एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट्स इन क्विक कंजम्पशन ऑफ फूड, जल्दी जल्दी इंसान खाना खाएगा, ठीक है। लीविंग नथिंग फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए बॉडी में कुछ रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी खा रहा है वो सब जो है ना एनर्जी को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ जा रहा है। और इसके अलावा बॉडी बहुत ही पतली हो जाएगी, लीन हो जाएगी। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, हाइपोसेक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है। आयोडीन डिफिशिएंसी से ग्विटर हो जाता है, हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो बेसिकली एनलार्ज हो जाती है। ओके, टेबल सॉल्ट में आजकल जो है ये आयोडीन डाला जाने लगा है ताकि एटलीस्ट ये जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये किसी को ना हो। कैल्सिटोनिन क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को, ब्लड में जो कैल्शियम फॉस्फेट लेवल है उसको रेगुलेट करता है। और क्योंकि कैल्शियम का जो लेवल है बेटा, कैल्शियम आयंस जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं, अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कैल्सिटोनिन निकलता है जो अल्टीमेटली ज़्यादा कैल्शियम आयंस को उठा करके बोन में डाल देता है। लो कैल्शियम आयंस लेवल इनिबिट द सेक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन। आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि कैल्शियम आयंस का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा था तो कैल्सिटोनिन आया, एक्सेसिव कैल्शियम आयंस को उठा करके उसने खा डाल दिया, बोन में डाल दिया। लेकिन अगर अब कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में जो कैल्शियम आयंस हैं वो उठ के जो है ना बोन्स में जाते जाएंगे। तो एक तरीके से तो आप बोल सकते हो कि मैम ब्लड में जो कैल्शियम आयंस का लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही बेटा ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम होने लगता है, तुरंत बेटा कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है ना वो रुक जाता है, वो रुक जाता है। अगर आपको याद हो, हाँ मैं आपको लिंक बताती हूँ, हाइपोथैलेमस में अपन ने पढ़ा था, देखो यहाँ पर बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस से आता है एक हार्मोन, कौन सा, TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ जाता है, ये जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। वहाँ से निकलता है क्या, वहाँ से निकलता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये हार्मोन कहाँ जाता है, ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, और ग्लैंड में जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं उनको जाकर के ये स्टिमुलेट करता है। ये पूरा लिंक है बेटा, ठीक है, ये पूरा लिंक है। तो ये TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, वहां पर जाकर के जो फॉलिकुलर सेल्स उनको स्टिमुलेट करेगा, जिसके चलते फिर फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करके T3 T4 हार्मोन्स बनाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कैल्सिटोनिन हार्मोन, बेटा कैल्सिटोनिन हार्मोन के ऊपर ना हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा, तो कैल्सिटोनिन आ जाएगा, और अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल कम हो जाएगा तो फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो सेक्रेशन है ना बेटा वो रुक भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कैल्सिटोनिन हार्मोन के ऊपर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो दूसरे हार्मोन है T3 T4 उन्हीं के ऊपर ज़रूर TSH, ये क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इनका कंट्रोल होता है। पॉइंट। चलो अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हम ग्लैंड पढ़ते हैं क्या, पेनक्रियास। पेनक्रियास बहुत आसान है। अच्छा हाँ, पेनक्रियास को पढ़ाने के पहले पैराथायरॉइड ग्लैंड तो मैं आपको बताना ही भूल गई। पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था
जैसे कि मान लो यहाँ पर आपकी क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब मैं किसी इंसान की थायराइड ग्लैंड को ऐसे निकालूं और उसको मैं पीछे से देखूं, यहाँ से पीछे से, तो यहाँ पर मुझे 4 ओवल शेप की येलो बॉडीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मुझे 4 ओवल शेप की येलो कलर की बॉडीज देखने को मिलती हैं, जिन्हें मैं बोलती हूँ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हो गई क्या, एक इंसान की थायराइड ग्लैंड, और उसमें पीछे की तरफ यहाँ पर 4 ओवल शेप की येलो कलर की बॉडीज पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 इन नंबर, और ये जो हार्मोन ग्लैंड्स जो है, जो हार्मोन निकालती हैं, उसको अपन बोलते हैं पेरेथ हार्मोन। क्या नाम होता है बेटा हार्मोन का? पेरेथ हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, उस हार्मोन का नाम होता है पेरेथ हार्मोन। ये बेटा होता है एंटागोनिस्ट, किसका? कैल्सिटोनिन का। अब आप बोलोगे कि मैम एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो उल्टा काम करे। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड में से एक्स्ट्रा जो या एक्सेसिव कैल्शियम आयंस जो थे, उनको उठा करके वो बोन्स में डाल रहा था। ये उसका उल्टा करेगा। जब मतलब कि बोन्स में से कैल्शियम आयंस को लेकर के ये कहाँ डालेगा? ब्लड में डालेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कैल्शियम आयंस सिर्फ हमारे हड्डियों में होना चाहिए क्योंकि हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं बेटा। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम आयंस ज़रूरी होता है, और इसीलिए ब्लड में भी सर्टेन लेवल होना चाहिए कैल्शियम आयंस का। तो बोन्स से, ठीक है, बोन्स से उठा करके वापस कैल्शियम आयंस को ब्लड स्ट्रीम में डालने का काम किसका होता है? पेरेथ हार्मोन का होता है। क्योंकि ब्लड में भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट या लेवल होना चाहिए ना कैल्शियम आयंस का। तो यहाँ से ये कैल्शियम आयंस को उठा करके कहाँ डालेगा? ब्लड में डालेगा। कौन? पेरेथ हार्मोन। तो ये उल्टा हो गया ना कैल्सिटोनिन हार्मोन का। तो बस आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में आपको इतना ही याद रखना है कि ये सबसे पहले पाई कहाँ जाएंगी? तो थायराइड ग्लैंड में बेटा पीछे की तरफ 4 येलो ओवल शेप की ये बॉडीज पाई जाती हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ये जो हार्मोन सेक्रेट करती है उसका नाम क्या होता है? पेरेथ हार्मोन। उसको अपन पीटीएच भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये करता क्या है? ये कैल्शियम आयंस को बोन में से उठा करके ब्लड स्ट्रीम में डालता है। अगर किसी इंसान की बॉडी में ज़्यादा पेरेथ हार्मोन निकलने लग जाए बेटा, तो क्या होगा? उसकी हड्डियों का डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाएगा, हड्डियां खोखली हो जाएंगी और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? हड्डियां खोखली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बोन्स में कैल्शियम आयंस की कमी होने लग जाती है। दिमाग लगाओ ना कि अगर किसी इंसान के शरीर में कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है, ये करता क्या है? हड्डियों से कैल्शियम आयंस को उठा करके ब्लड में डालता है। जितना डालना चाहिए उतना डालेगा तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ये बॉडी में सेक्रेट हो रहा है, तो क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आयंस बेटा हड्डियों से निकल करके कहाँ आएंगे? ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो ऐसे में तो हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी ना, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स वहाँ पर शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ऐसे इंसान को। तो कैल्सिटोनिन एंड पेरेथ हार्मोन ये दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं। जब ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़्यादा होता है, मोर देन ज़्यादा मतलब मोर देन नॉर्मल, तो कैल्सिटोनिन आकर के क्या करेगा? एक्स्ट्रा या एक्सेसिव कैल्शियम आयंस को उठा करके ब्लड में से बोन्स में डाल देगा, ठीक है। और जब ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल कम होता है, तो फिर पेरेथ हार्मोन आता है जो हड्डियों से कैल्शियम आयंस को निकाल करके कहाँ डाल देगा? ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा। उल्टा होता है, ठीक है। चलो, तो ये भी अपन रीड कर लेते हैं। These are 4 small flat oval glands situated on the posterior surface of the thyroid gland. अच्छा 2 in the each lobe of thyroid, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके 2 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, तो हर एक लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा ये जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं उसका अपन क्या बोलते हैं? पेरेथ हार्मोन, शॉर्ट में पीटीएच। व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल इज बिलो नॉर्मल, तो पेरेथ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। इट मेंटेन्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम बाय ड्रॉइंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इनटू प्लाज्मा एंड रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। पेरेथ from parathyroid glands and calcitonin from thyroid gland act
एंटागोनिस्टिकली, मतलब वही ऑपोजिटली काम करते हैं ये, टू रेगुलेट द कैल्शियम फॉस्फेट लेवल्स इन द बॉडी या ब्लड। ठीक है, चलो अब वापस से आ जाओ बेटा, हम बात करते हैं पेनक्रियास के ऊपर, जो मैं आपको पढ़ाना शुरू करने वाली थी। आ जाओ, पेनक्रियास बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, आ जाओ देख लेते हैं। पेनक्रियास बेटा ये येलो कलर की लीफ लाइक ग्लैंड है, या आप इसको ऑर्गन भी बोल सकते हो। ठीक है, येलो कलर की, येलो कलर्ड लीफ लाइक ऑर्गन है। लीफ लाइक ऑर्गन कहाँ पाया जाएगा, तो ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा। सी जो कर्व होता है, सी शेप्ड कर्व, या ऐसे लिख दो, लोकेटेड इन द सी शेप्ड कर्व ऑफ डियोडेनम। डियोडेनम का, जैसे कि ये डियोडेनम है, इसका जो सी शेप का कर्व होता है, ठीक है, ये क्या है आपका बेटा, डियोडेनम है। इसका जो आपको सी शेप का कर्व दिख रहा है ये वाला, यहीं पर पाई जाएगी ये लीफ जैसी येलो कलर की ग्लैंड या ऑर्गन कॉल्ड पेनक्रियास। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कल भी पढ़ा चुकी हूँ कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है मतलब इसके पास दोनों ही टिश्यूज होते हैं, या दोनों ही पार्ट्स होते हैं इसके पास, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। इसके पास दोनों ही पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, डक्ट के थ्रू जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पास। ठीक है, वहीं जो एंडोक्राइन पार्ट है बेटा, यहाँ से निकलते हैं हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स, दो हॉर्मोन्स, एक का नाम आपने 100% सुना होगा, नोन एज इंसुलिन, एंड दूसरा भी आज सुन लो, ग्लूकागॉन। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास दोनों ही पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, जो डक्ट के थ्रू कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहीं जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वहां से निकलते हैं, सेक्रेट होते हैं दो हॉर्मोन्स, कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है कि पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, वहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ मतलब आप ये समझ लो कि पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। और वो स्पेशल टाइप के सेल्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्लस्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्लस्टर्स बना लेते हैं, और उन्हीं क्लस्टर्स को बेटा अपन क्या बोल देते हैं, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, एंडोक्राइन पार्ट की बात कर रही हूँ बेटा, एक्सोक्राइन से मुझे मतलब नहीं है। एक्सोक्राइन अपन पढ़ चुके हैं कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं पेनक्रियास के एंडोक्राइन वाले पार्ट की। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो इकट्ठा होकर के ऐसे कुछ क्लस्टर्स बना लेते हैं, और उन्हीं क्लस्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, अभी जो क्लस्टर्स जो बनते हैं, जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस बनते हैं बेटा, इनमें होते हैं दो तरह के सेल्स, है ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं अल्फा सेल्स और एक होते हैं बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं वो सेक्रेट करते हैं क्या, ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स हैं वो बनाते हैं इंसुलिन। ये तो आपको समझ में आ गया कि दो हार्मोन्स निकलते हैं पेनक्रियास से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एग्जैक्टली कौन से सेल्स क्या बना रहे हैं वो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं एंडोक्राइन पार्ट में जो कि मिलके बनाते हैं क्या, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स क्या करते हैं बेटा, इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, अब आज अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इंसुलिन की। तो बेटा देखो इंसुलिन जो है ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। अब तुम शक्कर खाओ, ठीक है, तुम कार्ब्स खाओ, कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में आने वाला है ग्लूकोज। ठीक है, तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में आने वाला है ग्लूकोज लाइक दिस। ये तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम है, मतलब
तुमने जो भी खाना खाया है, रोटी खाई है, चावल खाया है, साथ में जो है कुछ मीठा भी खा लिया है, तो उस पूरे खाने का हुआ क्या? डाइजेशन। कार्ब्स टूटे किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का हुआ अब्जॉर्प्शन। तो देखो तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में क्या आ चुका है बेटा? तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है ये ग्लूकोज। ये पूरा क्या बना रही हूँ यहाँ पे मैं? ग्लूकोज। ठीक है, ये कलर तुमको नहीं दिख रहेगा शायद, अब दिख जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया है तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज। अब देखो वही वाली बात हो गई बेटा कि ब्लड में तमाम सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, कैल्शियम आयंस भी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है, बट एक लेवल, एक आप बोल सकते हो कि एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए ना ब्लड में भी हर एक चीज़ का। तो तुमने जो भी खाना खाया है उससे ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज अल्टीमेटली कहाँ आ गया? ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज आया है बेटा, तो उस ग्लूकोज का भी कोई ना कोई लेवल होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि कितना भी ब्लड में डाल दो ग्लूकोज, ब्लड को कोई परवाही नहीं होगी। अरे बिल्कुल बेटा, फिक्र होगी उसको। जब भी ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, व्हेन द लेवल of glucose in blood becomes more than normal, या ऐसा लिख लो, ब्लड में मोर देन नॉर्मल हो जाए, तो फिर आता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन बेटा हार्मोन आकर के करेगा क्या? ब्लड में जितना भी एक्सेस ग्लूकोज आया है ना, उसको ये ठिकाने लगाएगा। ब्लड में जितना भी एक्सेस ग्लूकोज आया है ना, भाई हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज होता है लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल तक तो चल जाएगा, लेकिन अगर उस लेवल के ऊपर चला गया ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये घटना घटती है, तुरंत आता है इंसुलिन, और ये क्या करता है? ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे? तो सबसे पहले तो ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से आएगा बेटा? पैनक्रियास से आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? जो ग्लूकोज है उसको उठा करके ये भेजेगा, मतलब देगा किसको? ये आएगा, ठीक है, ब्लड के लेवल तक आएगा, और ये जो ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में से ये कोशिश करेगा कि ग्लूकोज कहाँ चला जाए? बॉडी के सेल्स के पास चला जाए, बॉडी सेल्स के पास चला जाए। आप बोलोगे कि मैम बॉडी सेल्स क्या करेंगे ग्लूकोज का? अरे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बेटा वैसे भी तो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज चाहिए ही रहता है ना। तो मतलब आप ये समझ लो कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया है उसको ठिकाने लगाने के लिए इंसुलिन सारे काम करता है। क्या काम करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है सबसे पहले उसको कहाँ भेज देगा? ब्लड से बॉडी सेल्स के पास भेज देगा, ताकि बॉडी सेल्स क्या करेंगे? उसका सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऐसे लिख लो, फॉर बॉडी सेल्स को दिया है काय के लिए? फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इतना करने के बावजूद ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है बेटा वो नॉर्मल नहीं आ पा रहा है। अभी भी लेवल क्या है? ज़्यादा ही है, ज़्यादा ग्लूकोज है अभी ब्लड में। फिर इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन याद करेगा अपने दादाजी को, बोले तो लिवर को। इंसुलिन हार्मोन बोलेगा कि यार दादाजी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने पास स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एग्जैक्टली यही होने वाला है बेटा कि इंसुलिन हार्मोन आकर के क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भेजेगा किसके पास? लिवर के पास, लिवर के पास, ताकि यहाँ पर ये स्टोर हो जाए, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर के ये चीज़ स्टोर हो जाए। क्योंकि भाई साम दाम दंड भेद, इंसुलिन को कुछ भी करके क्या करना है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेकर के आना है, अभी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले उसने बॉडी सेल्स में भेजने की कोशिश करी, गया भी ग्लूकोज बॉडी सेल्स के पास, लेकिन अभी भी ब्लड में लेवल ज़्यादा ही है ग्लूकोज का। फिर और एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसने कहाँ भेज दिया? लिवर में भेज दिया। काय के लिए? ये ताकि वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाए। ठीक है, अभी भी बेटा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ही है, मतलब कम तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी ज़्यादा ही है। तो अब क्या होगा? आखिरी जो वार ये करेगा कौन? इंसुलिन। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भेज देगा कहाँ? किसके पास? अरे वही जिसके पास जाना नहीं चाहिए था, एडिपोसाइट्स के पास। अब समझ में आया?
कि क्यों ज़्यादा कार्ब्स खाने से, जब लोग कभी भी वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, पतला होने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले डाइटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। और डाइटिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले चावल छोड़ देंगे, आलू छोड़ देंगे और रोटी भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आलू, रोटी, चावल, इन सब में क्या होता है, कार्ब्स होता है। डाइजेस्ट होकर के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वही एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो इंसुलिन क्या करता है, ठिकाने लगाता है ना। तो जब भी लोग डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कार्ब्स खाना छोड़ देंगे। आप बोलोगे कि मैम यदि कार्ब्स खाने छोड़ दिए तो क्या होगा? बेटा यदि कार्ब्स खाने छोड़ दिए इंसान ने, तो ऐसा नहीं है कि देखो मैंने क्या बताया, ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल लेवल होना चाहिए, ऑप्टिमल लेवल मेंटेन रहना चाहिए। अब अगर इंसान बिल्कुल ही डाइटिंग पे उतारा है कि कुछ खाना खा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का बेटा जो लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाता है ना बेटा, तो फिर इंसान की तबीयत खराब होने लग जाती है। कहते हैं ना, शुगर कम हो गई, चक्कर आने लग जाएंगे, ठीक है, और वीकनेस लगेगी। तो ऐसे में क्या होता है, बॉडी फिर सोचती है कि यार इंसान को जिंदा तो रखना है, क्या करें, चलो एक काम करते हैं, लिवर से ग्लाइकोजन को तोड़ के जो है ना ग्लूकोज बनवा लेते हैं, शायद उससे क्या हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल पहुंच जाए। या और भी गई बीती हालत में क्या होता है, फिर एडिपोसाइट्स में जो फैट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज भेजते हैं कहाँ, ब्लड में, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो, फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे में इंसान जो है फिर दुबला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई कार्ब्स खाने छोड़ दिए हैं। तो अब जो बॉडी में ग्लूकोज जिस भी फॉर्म में स्टोर्ड है, उस फॉर्म में से क्या होता है, फिर वो ग्लूकोज बाहर आता है और बॉडी में उसका इस्तेमाल, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली बॉडी के सेल्स को एनर्जी तो बनानी है ना, और एनर्जी तभी बनेगी जब उनको ग्लूकोज मिलेगा। अब इंसान बाहर से तो ग्लूकोज खा नहीं रहा, तो फिर बॉडी में जो इंटरनल रिजर्वॉयर है ग्लूकोज के इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स, उनको ही तोड़ के कन्वर्ट करके बेटा बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज दिया जाएगा, ताकि एनर्जी बनती रहे, बॉडी सेल्स काम करते रहे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इंसुलिन ने क्या करा, एडिपोसाइट्स में जो है एक्स्ट्रा जो भी आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज था ब्लड स्ट्रीम में, उसको कहाँ भेज दिया, एडिपोसाइट्स में भेज दिया, ताकि स्टोरेज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ फैट्स के फॉर्म में, ठीक है। साम दाम दंड भेद जो समझ में आ रहा है इंसुलिन को, वो करे जा रहा है। पहले तो बॉडी सेल्स के पास भेज दिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और भी ज़्यादा ग्लूकोज है, उसको कहाँ भेज दिया, लिवर में, ताकि वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वहाँ जाके स्टोर हो जाए। बचा क्या, एडिपोसाइट्स, तो वहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड से कहाँ भेज दिए, एडिपोसाइट्स में, ताकि वहाँ पर वो फैट के फॉर्म में जा करके स्टोर हो जाए। ये सारे बेटा काम होते हैं किसके, इंसुलिन के। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये बॉडी में ब्लड में ये ग्लूकोज के ऑप्टिमल लेवल को जो है मेंटेन करता है। कैसे करता है, आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब बेटा जब किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर उसको समस्या होती है काई की, डायबिटीज मेलाइटस की, डायबिटीज मेलाइटस। और बेटा ये डायबिटीज मेलाइटस है, शॉर्ट में इसको डीएम लिखते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस से कंपेयर मत करना, मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, कि डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण जितना कि आपके किडनी या में जो रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह जो होती है, उसमें जितना भी पानी का रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। तो ऐसा जो इंसान है वो बार बार क्या करेगा, यूरिन पास करेगा, ढेर सारी पास करेगा, और क्योंकि वो बार बार यूरिन पास कर रहा है तो उसकी बॉडी में पानी की कमी होगी, तो उसको बेटा प्यास भी उतनी ही लगेगी, ठीक है। और ऐसे इंसान की बॉडी में जिसको कि डायबिटीज इंसिपिडस होता है, उसके यूरिन में ग्लूकोज जो है नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो बेटा ये होता है इंसुलिन के कारण। या तो इंसुलिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, जितना पैनक्रियास के बीटा सेल्स को इंसुलिन निकालना चाहिए उतना वो सेक्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं सेल्स, ठीक है, कि इंसुलिन निकल रहा है लेकिन उसका कोई मान नहीं रहा है कहना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बेटा इंसुलिन के कारण ही क्या होता है, बॉडी में गड़बड़ होती है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है बेटा वो हाई बना रहता है, वो बैक टू नॉर्मल नहीं आ पाता है। तो ऐसे फिर इंसान के शरीर से क्या होगा बेटा, जब वो यूरिन पास करेगा ना, तो उसकी यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा।
पहले के ज़माने में पता है, ये जो इसको हिंदी में अपन मतलब आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो बहुत पहले के ज़माने में अगर किसी को पता करना होता था कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो पता है क्या करते थे, खुले में बोलते थे कि भैया तुम क्या करो, यूरिन पास करो, ठीक है। अगर कुछ देर बाद जहाँ पर इंसान ने यूरिन पास करी है वहाँ पर अगर चींटियाँ आ जाएं, एंड्स आ जाएं, तो समझ लेना कि उस इंसान की यूरिन में ग्लूकोज था, और उस ग्लूकोज के कारण ही क्या हुआ है, वहाँ पर आसपास चींटियाँ आ गई हैं। तो पहले के ज़माने में एग्जामिनेशन या जो टेस्ट है वो ऐसे हुआ करते थे। आज तो खैर सिंपल ब्लड टेस्ट से ही सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं अपन इंसुलिन के बारे में। पेनक्रियाज लाइज बिलो स्टमक इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम का जो सी शेप का कर्व होता है वहाँ पर बैठी होती है ये पेनक्रियाज। एलोंगेटेड येलोविश हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन पार्ट इसका निकालता है पेंक्रियाटिक जूस। एंडोक्राइन पार्ट में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं विच आर क्लस्टर्ड टुगेदर। बनाते हैं क्या, आइज ऑफ लैंगरहैंस, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकागॉन निकालेंगे, और बीटा सेल्स क्या करेंगे, बीटा सेल्स निकालेंगे इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है तो वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अच्छा हाँ, ग्लूकागॉन के बारे में और बता देती हूँ, तो पेनक्रियाज का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो ही जाएगा। ग्लूकागॉन बेटा इंसुलिन का उल्टा ही काम करेगा, ठीक है। ग्लूकागॉन इंसुलिन का उल्टा काम करेगा। क्या काम करेगा भाई, इंसुलिन ने क्या करा था, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मोर देन नॉर्मल होता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ठिकाने लगाता है। इसका उल्टा होता है तब इसके उल्टे में क्या होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा नॉर्मल से कम, जैसे कि आपका ब्लड है, ठीक है, ये आपका ब्लड है, और इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें ये हुआ है कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो गया है, नॉर्मल से कम हो गया है। तो ऐसे में आएगा कौन, आपका ये ग्लूकागॉन हार्मोन। कहाँ से आएगा बेटा, ये आएगा वही अल्फा सेल से। पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स क्या करेंगे, जैसे वो देखेंगे कि अरे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो तो नॉर्मल से काफ़ी कम हो गया है ना, शुगर कम हो गई है, तो अल्फा सेल्स निकालना शुरू करेंगे क्या, ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, साम दाम दंड भेद करके ब्लड में दोबारा से ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। कैसे, लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़वाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा, ग्लूकोज कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। वो क्या बोलते हैं, फैट्स जो बॉडी में है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लिवर में जो ग्लाइकोजन, ऐसे बना देती हूँ, लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड था उसको तोड़वाया जाएगा ताकि ग्लूकोज बने और कहाँ आ जाए, ब्लड में आ जाए। एडिपोसाइट्स में जो फैट्स स्टोर्ड थे उनका भी कन्वर्जन ब्रेक डाउन करवाया जाएगा ताकि ग्लूकोज बने और वो भी ब्लड में आ जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, बॉडी में प्रोटीन्स भी तो होते हैं, उनसे भी कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनवाया जा सकता है, तो वो ग्लूकोज भी कहाँ आ जाएगा, ब्लड में। आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था प्रोटीन्स नहीं टूटते हैं, बेटा T3 T4 हार्मोन्स नहीं तोड़ेंगे प्रोटीन्स को, क्योंकि वो फिजिकल ग्रोथ भी करवाने वाले हैं। ग्लूकागॉन को कहाँ पड़ी है, इंसान की फिजिकल ग्रोथ की, उसको कोई पड़ी नहीं, उसको तो बस ये है कि भाई किसी भी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो जो काफ़ी कम हो गया है वो बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो इसके लिए उसको जो समझ में आएगा वो करेगा। ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा लिवर में, एडिपोसाइट्स में जो फैट्स है उनको तोड़वा करके कन्वर्ट ग्लूकोज में करवा करके ब्लड में डालेगा, प्रोटीन्स को भी तोड़वा करके कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाएगा और उसको भी कहाँ डालेगा, ब्लड में डालेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकागॉन, ठीक है। चलो ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, इंसिपिडस ADH की डेफिशिएंसी से होता है। ब्लड शुगर जो है डायबिटीज़ मेलाइटस में ज़्यादा होती है, इंसिपिडस में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। शुगर मिलेगी आपको कहाँ, यूरिन में, इन DM, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूरिन में कोई भी शुगर वुगर नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो
अब एक छोटी सी दो चीज़ें और है बेटा, दो छोटी छोटी ग्लैंड्स और होती हैं, एक थाइमस और एक पीनियल ग्लैंड। इनके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। पीनियल ग्लैंड बेटा कहाँ पाई जाएगी? आपके ब्रेन में। ब्रेन में जो फोर ब्रेन वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर एक छोटी सी, देखो यहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये निकालती है क्या? मेलाटोनिन हार्मोन। बेटा मेलेनिन अलग होता है, वो जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो जाता है कहाँ? मेलेनोसाइट्स के ऊपर, और मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं? मेलेनिन पिगमेंट निकालते हैं जो आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन बनाता है, वो अलग है, दैट इज मेलेनिन। यहाँ पर बात हो रही है मेलाटोनिन की। तो पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में पाई जाएगी, फोर ब्रेन में पाई जाएगी। ये क्या करती है? मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रीट करती है। ये हार्मोन बेटा बेसिकली आपके बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि स्लीप वेक साइकिल जो होती है तुम्हारी बॉडी की, वो ये मेलाटोनिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है। कैसे? रात होते होते तुम्हें नींद आने लगती है, ठीक है, और अगर तुमने अपनी नींद को फॉलो किया तो तुम लिटरली सो जाते हो, और सुबह अपने आप बिना किसी के उठाए अलार्म क्लॉक के तुम अपने आप उठ भी जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रात होने लगती है बेटा, अंधेरा होने लगता है, टू बी मोर स्पेसिफिक, बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बेटा बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है तुम्हें नींद आने लग जाती है। जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं बेटा, उस समय हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो रहा होता है, और उसके कारण ही हम गहरी नींद में सोते हैं। और जैसे जैसे बॉडी में सुबह होने लगी, तो जैसे जैसे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन कम होने लगता है, हमारी नींद कच्ची होने लगती है, और अल्टीमेटली क्या होता है? हमारी नींद खुल जाती है। तो ये जो अपनी बॉडी की नेचुरल जो स्लीप वेक साइकिल है ना, ये हार्मोन रेगुलेट करता है। मतलब कैन यू इमेजिन कि हमें प्रकृति ने कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि किसी को सुलाने की, किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं है, हार्मोन्स ही अपना काम कर सकते हैं। बट बात यह है कि हार्मोन की सुनता कौन है? रात हुई, अंधेरा हुआ, बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ रहा है, लेकिन हम उसकी मान नहीं रहे। नींद आ रही है लेकिन हम मान नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा फ़ोन उठा करके चलाने लगे, तो क्या होगा? नींद तो भाग जाएगी ना बेटा। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। बॉडी की जो नेचुरल साइकिल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में आती है बेटा थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाएगी? हार्ट के सामने की तरफ, मतलब ये जो अपनी यहाँ पे होती है ना स्टर्नम की पीछे की तरफ पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। ये निकालती है हार्मोन थाइमोसिन, ठीक है, हार्मोन थाइमोसिन। और थाइमोसिन जो है बेटा कहाँ, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, चलो मैं बता देती हूँ। ये यहाँ से निकलता है थाइमोसिन, और थाइमोसिन क्या करता है बेटा? इम्यूनिटी में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। अपन बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों को जितना मिट्टी में खेलना है, धूल में खेलना है, खेलने दो। क्यों? उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और जैसे 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 बेटा बच्चे बड़े होने लगते हैं, इनफैक्ट 17-18 साल तक की एज में तो आकर की जो थाइमस, ये जो ग्लैंड है ना, ये डिजनरेट ही हो जाती है, और फिर उसके बाद में इम्यूनिटी उतनी डेवलप हो नहीं पाती, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड निकालती है हार्मोन थाइमोसिन, जिसका काम होता है इम्यूनिटी डेवलप करना, ठीक है। 17-18 साल की उम्र तक ये हो जाती है बॉडी से डिजनरेट। इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। So this was all about thyroid gland, pancreas, parathyroid glands, pineal gland and thymus gland. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।